नाथसीवाद और हिटलर का उदय। आज हम किसके बारे में जानेंगे? नाथसीवाद और हिटलर का उदय कैसे हुआ। तो 1945 के वसंत में हेलमुट नामक 1945 1945 के वसंत में, कहां पर? वसंत, वसंत में हेलमुट, वसंत में भी कहां पर? हेलमुट 11 वर्षीय जर्मन लड़का बिस्तर में लेटे हुए कुछ सोच रहा था। ठीक है, 1945 में वसंत में हेलमुट नामक स्थान पर, स्थान कौन सा हो जाएगा? हेलमुट नामक स्थान पर एक जर्मन लड़का, कहां का था? लड़का भी कैसा था? लड़का भी था जर्मन, जर्मन कुछ सोच रहा था। क्या कर रहा था? कुछ सोच रहा, जैसे आप सोचते हैं ना कुछ, अभी कोई सोते सोते कुछ सोच में पड़ गए, है ना, किसी की छवि देखकर सोच में पड़ गए, गहरी सोच में एकदम, है ना। कौन कौन पढ़ता है? अगर मैं आपको होमवर्क दूं कि 1 घंटे कुछ सोचना है बैठ कर, 1 घंटे कुछ सोचना है बैठ कर, सोच लोगे? सोचने का काम शुरू, और फिर उसको लिखना भी है। जो भी आए, ऊट पटांग, मोमोज, चटनी, चाउमीन, बर्गर, शादी, पार्टी, रील्स, व्हाट्सएप, जो कुछ भी आए लिखना भी है। कंडीशन एक, लिखना भी है। देखो, ठीक है, चलो कम टू द पॉइंट। देखो, तभी उसने, जब कुछ सोच रहा था, तभी उसने अपने माता पिता की दबदबी सी आवाज सुनाई दी। तभी उसे क्या दिया? अपने माता पिता की दबदबी सी आवाज सुनाई दी। और हेलमुट कान लगाकर उनकी बातचीत सुनने की क्या कर रहा था? कोशिश कर रहा था। जैसे कोई आपस में खुसर फुसर करते हैं ना, तो हम क्या करते हैं? ध्यान से सुनने की कोशिश करते हैं कि यार कुछ सुनाई दे जाए, है ना, कुछ सुनाई दे जाए। तो वो भी कान लगाकर सुन रहा है। जैसे कहते हैं ना, दीवारों के भी क्या होते हैं? कान होते हैं। वे गंभीर स्वर में किसी मुद्दे पर बहस कर रहे थे। मुद्दा बहुत गंभीर था, किसी मुद्दे पर बहस कर रहे थे। हेलमुट के माता पिता एक जाने माने चिकित्सक थे। क्या थे इसके माता पिता? कैसे थे? इसके माता पिता थे चिकित्सक, डॉक्टर थे, पागलों के डॉक्टर। हाँ, डॉक्टर थे, चिकित्सक थे। और उस वक्त वे अपनी पत्नी से इस बारे में बात कर रहे थे कि क्या उन्हें पूरे परिवार को खत्म कर देना चाहिए या अकेले आत्महत्या कर लेनी चाहिए। देखो, आत्महत्या क्या होता है? आत्महत्या, सुसाइड, आत्महत्या, आत्महत्या कर लेनी चाहिए। देखो, आत्महत्या कभी किसी को नहीं करनी चाहिए, चाहे कितने से बुरी परिस्थिति हो जाए, लेकिन आत्महत्या नहीं करनी चाहिए। ठीक है ना, बुरी बात है ना, नहीं करनी चाहिए किसी भी परिस्थिति में, चाहे कुछ भी हो जाए, है ना, नहीं करनी चाहिए। उन्हें अपना भविष्य सुरक्षित दिखाई नहीं दे रहा था। वे घबराहट के भरे स्वर में कह रहे थे कि अब मित्र राष्ट्र भी हमारे साथ वैसा ही बर्ताव करेंगे जैसा हमने अपाहिजों और यहूदियों के साथ किया है। क्लियर हुई बात? समझ पाए क्या? कि अब मित्र राष्ट्र हमारे साथ भी वैसा ही बर्ताव करेंगे जैसा हमने अपाहिजों और यहूदियों के साथ किया था। अगले दिन वे हेलमुट को लेकर बाग में घूमने गए। अगले दिन कहाँ गए? बाग में घूमने गए हेलमुट को लेकर। और यह आखिरी मौका था जब हेलमुट अपने पिता के साथ बाग में गया। आखिरी मौका, एकदम लास्ट। उन्हें अपना भविष्य सुरक्षित नहीं दिखाई दे रहा था। दोनों ने बच्चों के पुराने गीत गाए और खूब सारा वक्त खेल कूद कर बिताया। कुछ समय बाद हेलमुट के पिता ने अपने दफ्तर में खुद को गोली मार ली। अपने दफ्तर में क्या कर लिया? खुद को गोली मार ली। और हेलमुट की यादों में वह क्षण अभी भी जिंदा है जब उसके पिता और खून में सनी वर्दी को घर के अलाव में भी जला दिया गया। हेलमुट ने जो कुछ सुना था और जो कुछ हुआ, उसने उसके दिलो दिमाग पर इतना गहरा सदमा पहुंचा कि अगले 9 साल तक वह घर में एक कोर भी नहीं खा पाया। कोर जानते हैं? कोर
एक कोर भी नहीं खाया पर, जैसे एक बाइट होता है ना, एक टुकड़ा, है ना, ऐसे ही कोर होती है। ठीक है, एक कोर भी नहीं खा पाया। उसे यही डर सता रहा था कि कहीं उसकी मां उसे भी जहर ना दे दे। डर गया था वो। इससे पहले बात करी थी ना, निडर, डरना नहीं चाहिए। हेलमुट को शायद समझ में ना आया हो, लेकिन हकीकत यह है कि उसके माता पिता क्या थे, उसके पिता माता पिता क्या थे, नाथसी थे। कहां लिखा मैंने माता पिता? नहीं लिखा, चलो लिख देते हैं। माता पिता क्या थे? नाथसी। अब ये कौन है? कौन है ये? यही तो टॉपिक था, है ना। धैर्य की सीमा नहीं होती और धैर्य रखना चाहिए, और नहीं होता है अगर किसी, तो उसका अभ्यास करना चाहिए, है ना। अभ्यास कैसे करना चाहिए? एक दूसरे के थप्पड़ मारना, ठीक है ना, तब तक मारना जब गुस्सा नहीं करना, लेकिन है ना, धैर्य रखना। हाँ, ऐसे सीख जाएंगे, नहीं सीख पाएंगे। तो समझ पाए बात को? क्या समझे? उसके माता पिता क्या थे? नाथसी थे। वे एडोल्फ हिटलर के समर्थक थे। किसके? एडोल्फ। पूरा नाम क्या है? हिटलर ही लिख दूं, हिटलर। अभी हिटलर का उदय भी होगा, ठीक है ना। अभी हम हिटलर का क्या करेंगे? उदय भी करेंगे, ठीक है ना। तो एडोल्फ, पूरा नाम क्या है इसका? एडोल्फ हिटलर। इसके क्या थे? समर्थक थे। और आप में से कई बच्चे नात्सियों और उनके नेता हिटलर के बारे में जानते होंगे। जानते हैं हिटलर के बारे में? कौन कौन जानता है? हाथ खड़ा करें। कौन कौन जानता है हिटलर के बारे में? कल पढ़ के आना, ठीक है ना। हाँ, कल पढ़ के आएंगे सब हिटलर के बारे में। आपको शायद पता होगा कि हिटलर जर्मनी को दुनिया का सबसे ताकतवर देश बनाने बनाने को क्या था? कटिबद्ध था। ये हिटलर किसको? जर्मनी को। जर्मनी, जर्मनी को दुनिया का सबसे ताकतवर देश बनाने को कटिबद्ध था। और वह यूरोप को जीत लेना चाहता था। किसको जीत लेना चाहता था? यूरोप। यूरोप को जीत लेना चाहता था। अपने यह भी सुना होगा कि उसने यहूदियों को मरवाया था। सुना है? नहीं सुना? लेकिन नाथसीवाद सिर्फ इन इक्का दुक्का घटनाओं का नाम नहीं है, यह दुनिया और राजनीति के बारे में एक संपूर्ण व्यवस्था। क्या है? संपूर्ण व्यवस्था, विचारों की एक पूरी संरचना का नाम है। नाथसीवाद का मतलब क्या था? इस सिलसिले में सबसे पहले हम यह देखेंगे कि हेलमुट के पिता ने आत्महत्या क्यों की थी। क्या देखेंगे सबसे पहले हम? कि हेलमुट के पिता ने आत्महत्या क्यों की थी। वे किस चीज से डरे हुए थे? मई 1945 में जर्मनी ने मई 1945, मई 1945, 1945, इंग्लिश में क्या बोलेंगे? 1945। देखो, जर्मनी ने मित्र राष्ट्रों के सामने क्या कर दिया? समर्पण कर दिया। किसने कर दिया? जर्मनी ने, अपने मित्रों के सामने। मित्र राष्ट्र, ठीक है ना, क्या लिखेंगे? मित्र राष्ट्र भी लिख लो यार, ठीक है ना। मित्र राष्ट्रों के सामने क्या कर दिया? समर्पण कर दिया। और हिटलर को अंदाजा हो चुका था कि अब उसकी लड़ाई का क्या हश्र होने वाला है। इसलिए हिटलर और उसके प्रचारक मंत्री ग्योबल्स, प्रचारक मंत्री कौन था? ग्योबल्स। ये क्या था? प्रचारक मंत्री। इन्होंने क्या किया? बर्लिन के एक बंकर में पूरे परिवार के साथ अप्रैल में ही आत्महत्या कर ली। क्या कर ली? आत्महत्या कर ली। और आत्महत्या नहीं करनी चाहिए, मैंने अभी बताया आपको, है ना। किसी भी परिस्थिति में उसकी मजबूरी होगी। क्या मजबूरी होगी? देख, क्या पूछियो फोन करके, है ना।
भाई हिटलर को फोन लगाओ सभी और उससे पूछिएगा, ठीक है ना, कि क्या मजबूरी थी है। पूरे परिवार के साथ अप्रैल में ही आत्महत्या कर ली थी। और युद्ध खत्म होने के बाद न्यूरेमबर्ग में एक अंतर्राष्ट्रीय सैनिक अदालत स्थापित हुई। कहां पर हुई? न्यूरेमबर्ग, न्यूरेमबर्ग। न्यूरेमबर्ग में क्या हुआ? एक अदालत, अंतर्राष्ट्रीय सैनिक अदालत, क्या लिखेंगे? अंतर्राष्ट्रीय सैनिक अदालत स्थापित की गई। और इस अदालत को शांति के विरुद्ध किए गए अपराधों, मानवता के खिलाफ किए गए अपराधों और युद्ध अपराधों के लिए नात्सी युद्ध बंदियों पर मुकदमा चलाने का जिम्मा सौंपा गया था। क्या सौंपा गया था? जिम्मा सौंपा गया था मुकदमा चलाने का। क्या करें? अपराधों पर मुकदमा चलाए, मानवता के खिलाफ किए गए अपराधों पर मुकदमा चलाए, युद्ध अपराधों के लिए इन पर क्या किया जाए? मुकदमा चलाने का काम सौंपा गया इनको। और युद्ध के दौरान जर्मनी के व्यवहार, खास तौर से इंसानियत के खिलाफ किए गए उनके अपराधों की वजह से कई गंभीर नैतिक सवाल खड़े हुए और कृत्यों की दुनिया भर में निंदा की गई। ये कृत्य क्या थे? अब ये कृत्य क्या होते हैं जानते हैं? कोई कृत्य क्या होते हैं? कृत्य कैसे लिखेंगे? कृत्य, कृत्य, कृत्य एक वचन, कृत्यो बहुवचन। तो दुनिया भर में क्या की गई? निंदा की गई। ये कृत्य क्या थे? देखो, दूसरे विश्व युद्ध के साये में जर्मनी ने जनसंहार शुरू कर दिया था। दूसरे विश्व युद्ध के साये में क्या किया था? जर्मनी ने जनसंहार शुरू कर दिया था, जिसके तहत यूरोप में रहने वाले कुछ खास नस्ल के लोगों को सामूहिक रूप से मारा जाने लगा। कुछ खास नस्ल के, ठीक है ना, सभी को नहीं, कुछ खास नस्ल के लोगों को सामूहिक रूप से मारा जाने लगा। जैसे अभी है ना, अभी देखो मोदी जी ने क्या घोषणा की है कि 24 घंटे का समय दिया था ना पाकिस्तानियों को, सभी पाकिस्तानी नागरिकों को 24 घंटे का समय दिया था कि क्या करें? भारत की सीमा से वापस चले जाएं, है ना, भारत की सीमा पार करके चले जाएं वापस, जहां भी जाना है ना। तो अब देखो, अब उसको आज डेट अंतिम थी, 30 अप्रैल भी थी, 29 अप्रैल भी थी, है ना, जो मेडिकल लीव पे आए होंगे, मेडिकल वाले। अब 1 तारीख से सर्च अभियान चलाया जाएगा। अभियान तो अभी भी चल रहे हैं, ठीक है ना, लेकिन 1 तारीख से क्या है? उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। सब पर नहीं की जाएगी। किस पर की जाएगी? जो पाकिस्तानी नागरिक छुप के रह रहे हैं इनलीगल, गैर कानूनी तरीके से। ऐसे कुछ खास नस्ल के लोगों को सामूहिक रूप से मारा जाने लगा। और इस युद्ध में देखो, मारे गए लोगों में क्या कौन कौन थे? 60 लाख करीब तो यहूदी थे। ये जो युद्ध हुआ था, इसमें जो लोग मारे गए थे, 60 लाख के करीब क्या थे? यहूदी थे। और 2 लाख थे जिप्सी। 10 लाख से अधिक पोलैंड नागरिक थे। पोलैंड के नागरिक, जैसे भारतीय नागरिक होते हैं, ऐसी पोलैंड के नागरिक शामिल थे। और साथ ही मानसिक व शारीरिक रूप से अपंग घोषित किए गए। जो बाकी बच्चे कुछ थे, उनमें से कुछ क्या किया? कुछ को शारीरिक और मानसिक रूप से अपंग घोषित कर दिया। क्या कर दिया? अपंग। और 70,000 जर्मन नागरिकों को भी मार डाला। 70,000 जर्मन के नागरिकों को भी मार डाला। इनके अलावा ना जाने कितने राजनीतिक विरोधियों को मौत की नींद सुला दिया। समझ पाए बच्चे? शांति से रखो, धैर्य का रखा है ना, धैर्य। इतनी बड़ी तादाद में लोगों को मारने के लिए ओजविट्स जैसे कत्ल खाने बनाए गए। देखो, इसके लिए जो है ना, क्या बनाएगा? अब इतने सारे लोगों को मारेंगे, अगर इतने सारे लोगों को मारेंगे तो क्या करेंगे? कहीं जगह स्थान तो होगी ना, कहीं भी ऐसी नहीं। तो जगह का नाम क्या था? कत्ल खाने हुआ करते थे। क्या हुआ करते थे? कत्ल खाने। कत्ल खाने ला है ये, ठीक है ना।
ये ऐसा करो, कत्ल है ना, ये ठीक है ना, कत्ल खाने, ओजविट्स, क्या, ओजविट्स। बाकी आरोपियों में से बहुत बहुत लोगों को क्या क्या, उम्र कैद। सबको एक जैसी सजा नहीं होगी ना, अलग अलग होगी और सजा के हिसाब से। तो बहुतों को उम्र कैद दी गई, सजा तो मिली, लेकिन नात्सियों को सजा दी गई वह उनकी बर्बरता और उनके जुल्मों के मुकाबले बहुत छोटी थी। असल में मित्र राष्ट्र पराजित जर्मनी पर इस बार वैसा कठोर दंड नहीं थोपना चाहते थे जिस तरह का दंड पहले विश्व युद्ध के बाद जर्मनी पर थोपा गया था। पहले विश्व युद्ध के बाद जर्मनी पर थोपा गया था, वैसा नहीं चाहते थे। बहुत सारे लोगों का मानना था कि पहले विश्व युद्ध के आखिर में जर्मनी के लोग जिस तरह के अनुभव से गुजरे, उसने भी नात्सी जर्मनी के उदय में क्या किया, योगदान दिया था। वाइमर का गणराज्य, किसका, वाइमर, वाइमर गणराज्य, वाइमर गणराज्य। देखो 20वीं शताब्दी के शुरुआती सालों में जर्मनी एक ताकतवर साम्राज्य था। जर्मनी कैसा था, एक ताकतवर साम्राज्य था। उसने ऑस्ट्रेलियाई साम्राज्य के साथ मिलकर मित्र राष्ट्र कौन कौन से हुए, इंग्लैंड हो गया, फ्रांस हो गया, रूस, इनके खिलाफ क्या किया, पहला विश्व युद्ध 1914 से 1918 में लड़ा। पहला विश्व युद्ध, पहला विश्व युद्ध 1914 से 1918। दुनिया की सभी बड़ी शक्तियां यह सोचकर इस युद्ध में कूद पड़ी कि उन्हें जल्द ही विजय मिल जाएगी। जल्दी क्या मिल जाएगी, शॉर्टकट है ना। अब शॉर्टकट तो बहुत खतरनाक होता है, जल्दी विजय मिल जाएगी। सभी को किसी ना किसी फायदे की उम्मीद थी। उन्हें अंदाजा नहीं था कि यह युद्ध इतना लंबा खिंच जाएगा और पूरे यूरोप को आर्थिक दृष्टि से निचोड़ कर रख देगा। निचोड़ कर कैसे, जैसे नींबू निचोड़ते हैं। निचोड़ा किसी ने नींबू, निचोड़ा हाथ से, एकदम एक बूंद निचोड़ना भी कैसा है, उस स्थिति तक ले जाना है निचोड़ते निचोड़ते कि एक भी बूंद ना बचे। समझ पाए क्या, एक भी बूंद नहीं बचनी चाहिए, निचोड़ना उसे कहते हैं। एकदम निचोड़ दिया, समझ पाए। अब ऐसे हवा में कुछ भी थोड़ी हो जाएगा, कह दिया और हो गया। फ्रांस और बेल्जियम पर कब्जा करके जर्मनी ने शुरुआत में सफलता हासिल की, लेकिन 1917 में जब भी मित्र राष्ट्रों में शामिल हो गया, 1917 में जब अमेरिका भी मित्र राष्ट्रों में क्या हो गया, शामिल हो गया। 1917 में कौन शामिल हो गया, अमेरिका। अमेरिका भी शामिल हो गया 1917 में। तो इस खेमे को काफी ताकत मिली और आखिरकार नवंबर 1918 में उन्होंने केंद्रीय शक्तियों को हटाने के बाद जर्मनी को भी घुटने टेकने पर क्या कर दिया, मजबूर कर दिया। साम्राज्यवादी जर्मनी की पराजय और सम्राट के पद त्याग देने से वहां की संसदीय पार्टियों को क्या था, जर्मनी राजनीतिक व्यवस्था को एक नए सांचे में ढालने का अच्छा मौका उपलब्ध कराया। इसी सिलसिले में वाइमर में एक राष्ट्र सभा की बैठक बुलाई गई। वाइमर में क्या हुआ, वाइमर में क्या बुलाया गया, एक राष्ट्रीय सभा की बैठक बुलाई गई और संघीय आधार पर एक लोकतांत्रिक संविधान पारित किया गया। क्या किया गया, लोकतांत्रिक संविधान पारित किया गया। लोकतांत्रिक, लोगों का तंत्र, शासन किसका, लोगों का। लोकतांत्रिक शासन, लोकतांत्रिक शासन मतलब लोकतंत्र या लोकतांत्रिक संविधान पारित किया गया। नई व्यवस्था में जर्मन संसद यानी राइक्सटाग के लिए जन प्रतिनिधियों का चुनाव किया गया। क्या हुआ, आप देखो, चुनाव प्रक्रिया। प्रतिनिधियों के निर्वाचन के लिए औरतों सहित सभी वयस्क नागरिकों को समान और सार्वभौमिक मताधिकार प्रदान किया गया।
लेकिन एक नया गणराज्य खुद जर्मनी को ही बहुत सारे लोगों को रास नहीं आ रहा था। देखो आप कुछ को जो है ना, कुछ चीजें रास नहीं आती है ना, किसी की ईमानदारी किसी को राज नहीं आती है ना। हाँ, कि वो बहुत ईमानदार है, उसकी ईमानदारी किसी को रास नहीं आ रही। जब जल्लाद बन जाएगा तब समझ में आएगा। हाँ, नहीं, किसी को देखो कुछ भी हो सकता है ना, वट एवर ड्यू टू, किसी को कुछ रास नहीं आ रहा, किसी को कुछ रास नहीं आ रहा, किसी को कुछ रास नहीं आ रहा, है ना। तो ऐसे ही यहां भी है, ठीक है, यहां भी ऐसा ही है। इसकी एक वजह तो यही थी कि पहले विश्व युद्ध में जर्मनी की पराजय के बाद विजयी देशों ने उस पर बहुत कठोर शर्तें थोप दी थी। शर्तें कैसी थी? कठोर थी एकदम, और कठोर भी कैसी? बहुत कठोर। प्रविशेषण हो गया, क्या हो गया? प्रविशेषण। एक तो अच्छा हुआ और एक बहुत बुरा हुआ। हाँ, तो बहुत क्या है? विशेषण। क्लियर होगी बात? कोई दिक्कत नहीं। तो बहुत सारी शर्तें थोप दी थी। मित्र राष्ट्रों के साथ वर्साय में हुई शांति संधि। कहां पर हुई? वर्साय में एक शांति संधि हुई। वर्साय, वर्साय में क्या हुआ था? एक संधि हुई थी, संधि। संधि विच्छेद। देखो संधि विच्छेद क्या होता है? संधि की परिभाषा क्या होती है? दो निकटवर्ती वर्णों के बीच उनके मेल से, दो निकटवर्ती वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। आसान भाषा में समझा दूं? हाँ, एक लड़का है, एक लड़की है, शादी हुई, चोचो पोपो हुआ, और जो तीसरा पैदा हुआ वो लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है, वो क्या हो गया? विकार। हाँ, संधि कहेंगे। समझ पाए बात को? एकदम आसान भाषा में, अब सबकी समझ में आ गया होगा। हाँ, संधि क्या कहती है? संधि कहती है, संधि की परिभाषा क्या होती है कि दो निकटवर्ती वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। क्लियर होगी बात? चलो हम संधि नहीं पढ़ रहे हैं, हम क्या पढ़ रहे हैं? वर्साय। वर्साय में क्या हुआ? शांति संधि जर्मनी की जनता के लिए बहुत कठोर और अपमानजनक थी। इस संधि की वजह से जर्मनी को अपने सारे उपनिवेश, तकरीबन 10%, आबादी 13% भूभाग, 75% लोह भंडार और 26% कोयला भंडार फ्रांस, पोलैंड और डेनमार्क और लिथुआनिया के हवाले करने पड़े। जर्मनी की यही सही ताकत खत्म करने के लिए मित्र राष्ट्रों ने उसकी सेना भंग कर दी। युद्ध अपराबोध अनुच्छेद के तहत युद्ध के कारण हुई सारी तबाही के लिए क्या किया गया? जर्मनी को जिम्मेदार ठहराया गया। किसको ठहराया गया जिम्मेदार? जर्मनी को। इसके एवज में उस पर 6 अरब पाउंड का जुर्माना लगाया गया। क्या लगाया? 6 अरब पाउंड का। जैसे आईपीएल में लेट ओवर कराने पर, है ना, और तरह तरह के बैन लगाए जाते हैं ना, उन पर जुर्माना लगाया जाता है। हाँ, ऐसे ही कह सकते हैं कि 6 अरब पाउंड का क्या लगाया? जुर्माना लगाया गया। खनिज संसाधनों व राइनलैंड पर भी 20 के दशक में ज्यादातर मित्र राष्ट्रों का ही कब्जा रहा। बहुत सारे जर्मनी ने न केवल इस हार के लिए बल्कि वर्साय में हुए इस अपमान के लिए भी वाइमर गणराज्य को ही जिम्मेदार ठहराया। किसको ठहराया? वाइमर गणराज्य को ही जिम्मेदार ठहराया। अब युद्ध का असर क्या था? इस युद्ध ने पूरे महाद्वीप को मनोवैज्ञानिक और आर्थिक दोनों ही स्तरों पर तोड़ रखा था। मनोवैज्ञानिक भी और आर्थिक भी। यूरोप कल तक कर्ज देने वालों का महाद्वीप कहलाता था, जो युद्ध खत्म होते होते कर्जदारों का महाद्वीप हो गया। जैसे राजा और रंक है, पहले राजा कहलाता था और फिर युद्ध समाप्त होते होते क्या हो गया? रंक हो गया, रंग में भंग पड़ गया। विडंबना यह थी कि पुराने साम्राज्य द्वारा किए गए अपराधों का हर्जाना नवजात वाइमर गणराज्य से वसूल किया जा रहा था। इस गणराज्य को युद्ध में पराजय के अपराबोध और राष्ट्रीय अपमान का बोझ तो ढोना ही पड़ा। हर्जाना चुकाने की वजह से आर्थिक स्तर भी बहुत अपंग हो चुका था। वाइमर गणराज्य के हिमायतियों में मुख्य रूप से समाजवादी, कैथोलिक और
डेमोक्रेट, खेमे के लोग थे। रूढ़िवादी, पुरातनपंथी, राष्ट्रवाद, मिथकों की आड़ में उन्हें तरह तरह के हमलों का क्या बनाया जा रहा था, हमलों का निशाना बनाया जा रहा था, निशाना बनाया जाने लगा। नवंबर में अपराधी कहकर उनका खुलेआम मजाक उड़ाया गया। क्या उड़ाया गया? मजाक उड़ाया गया। और इस मनोदशा का 30 के दशक के शुरुआती राजनीतिक घटनाक्रम पे गहरा असर पड़ता है। पहले महायुद्ध के यूरोप समाज और राजनीतिक व्यवस्था पर अपनी गहरी छाप छोड़ दी थी। सिपाहियों को आम नागरिकों के मुकाबले ज्यादा सम्मान दिया जाने लगा। राजनेताओं और प्रचारकों, जो प्रचारक थे, इस बात पर जोर देने लगे थे कि पुरुष को आक्रामक, ताकतवर और मर्दाना गुण वाला होना चाहिए। पुरुष को कैसा होना चाहिए? ताकतवर होना चाहिए, मर्दाना अंदाज होना चाहिए, आक्रामक होना चाहिए, और गुण कैसे होने चाहिए? मर्दाना गुण। मीडिया में खंदकों की जिंदगी का महिमा मंडन किया जा रहा था। कौन? खंडको। क्या लिखेंगे? खंदको, खंदको, खंदक भी लिख सकते हैं, एक वचन बहुवचन। खंदकों की जिंदगी का महिमा मंडन किया जा रहा था, लेकिन सच्चाई यह थी कि सिपाही इन खंदकों को बड़ी दंडनीय जिंदगी जी रहे थे। ये क्या कर रहे थे? बड़ी दयनीय, दंडनीय नहीं, दयनीय, सॉरी माफ करना है, कैसी होगी? दयनीय जिंदगी जी रहे थे। वे लाशों को खाने वाले चूहों से घिरे रहते थे। किससे घिरे रहते थे? लाशों को खाने वाले चूहे, जो चूहे लाशों को खाते हैं, उनसे घिरे रहते थे। वे जहरीली गैस और दुश्मनों की गोलीबारी का बहादुरी से सामना करते हुए भी अपने साथियों को पल पल मरते देखते थे। सार्वजनिक जीवन में आक्रामक फौजी प्रचार और राष्ट्रीय सम्मान व प्रतिष्ठा की चाह में सामने बाकी सारी चीजें गौण हो गई। जबकि हालात कैसे थे? हाल में सत्ता में आए रूढ़िवादी तानाशाहों को व्यापक जन समर्थन मिलने लगा। जो रूढ़िवादी तानाशाह सत्ता में आए, उनको व्यापक जन समर्थन मिलने लगा। उस वक्त लोकतांत्रिक एक नया और बहुत नाजुक विचार था, जो दोनों महायुद्धों के बीच पूरे यूरोप में फैली अस्थिरता का सामना नहीं कर सकता था। जो अस्थिरता फैली हुई थी, उसका सामना नहीं कर सकता था। क्लियर हुई बात? कोई डाउट? राजनीतिक रेडिकलवाद, आमूल परिवर्तनवाद और आर्थिक संकट कैसे हुआ? देखो, जिस समय वाइमर गणराज्य की स्थापना हुई, उस समय रूस में हुई बोल्शेविक क्रांति की तर्ज पर। रूस में क्या चल रही थी? बोल्शेविक क्रांति। और उसकी तर्ज पर जर्मनी ने भी स्मार्ट किस्ट लोग अपने क्रांतिकारी विद्रोह की योजनाओं को अंजाम देने लगी। बहुत सारे शहरों में मजदूरों और नाविकों को सोवियतें बनाई गई। मजदूरों और नाविकों की क्या बनाई गई? सोवियतें बनाई गई। बर्लिन के राजनीतिक माहौल में सोवियत किस्म की शासन व्यवस्था की हिमायत के नारे गूंज रहे थे। इसलिए समाजवादियों और डेमोक्रेट्स और कैथोलिक गुटों ने वाइमर में इकट्ठा होकर एक प्रकार की शासन व्यवस्था के विरोध में एक लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना करने का क्या कर लिया? फैसला कर लिया। और आखिरकार वाइमर गणराज्य ने पुराने सैनिकों की फ्री कोर नामक संगठन की मदद से इस विद्रोह को कुचल दिया। इस पूरे घटनाक्रम के बाद स्पॉट किस्टों ने क्या किया? जर्मनी में कम्युनिस्ट पार्टी की नींव डाली। कहां पर? जर्मनी में कम्युनिस्ट पार्टी की नींव डाली। और बाद में कम्युनिस्ट समाजवादी एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हो गए और हिटलर के खिलाफ कभी भी साझा मोर्चा नहीं खोल सके। हिटलर भी आएगा अभी, ठीक है? हिटलर भी आएगा, है ना? पढ़ के आना कल हिटलर, ठीक है? हिटलर को कल पढ़ के आएंगे सभी बच्चे। जर्मन ने पहला विश्व युद्ध मोटे तौर पर
कर्ज लेकर लड़ा था। किस पर लड़ा था? जर्मनी ने पहला विश्व युद्ध मोटे तौर पर कर्ज लेकर लड़ा था। और जर्मनी के युद्ध के बाद क्या हुआ? देखो जर्मनी का हाले बेहाल हो गया। उसे स्वर्ण मुद्रा में हर्जाना भी भरना पड़ा। इस दोहरे बोझ से जर्मनी के स्वर्ण भंडार लगभग समाप्त हो गए, स्थिति में समाप्त होने की स्थिति में पहुंच गए थे, है ना। अब कमाई कहीं से होगी नहीं, खाली होता चला जाएगा, तो एक परिस्थिति की स्थिति क्या आ जाएगी? समाप्त हो जाएगा। आखिरकार 1923 में जर्मनी ने क्या किया? कर्ज और हर्जाना चुकाने से इनकार कर दिया। कर्ज देने से और जुर्माना देने से क्या कर दिया? 1923 में इनकार कर दिया। आन मिलो सजना। अब जर्मनी ने क्या किया? भाई मैं अब कर्ज भी नहीं दूंगा और हर्जाना भी नहीं चुकाऊंगा, ठीक है, इनकार कर दिया। फिर क्या हुआ? आन मिलो सजना। तो जवाब में फ्रांसीसियों ने जर्मनी के मुख्य औद्योगिक इलाके रूस पर कब्जा कर लिया। किस पर कब्जा कर लिया? रूस पर कब्जा कर लिया। जब इन्होंने मना कर दिया तो उसने क्या किया? फ्रांसीसियों ने रूस पर कब्जा कर लिया। और यह जर्मनी के विशाल कोयला भंडारों वाला इलाका था। यहाँ पर क्या थे? कोयले के विशाल भंडार थे। और जर्मनी ने फ्रांस के विरुद्ध निष्क्रिय प्रतिरोध के रूप में बड़े पैमाने पर कागजी मुद्रा छापना शुरू किया। क्या किया? कागजी मुद्रा, कागज की मुद्रा। कागजी मुद्रा छापना शुरू किया। उसकी मुद्रा मार्क का मूल्य तेजी से गिरने लगा। इसका मूल्य, मुद्रा कौन सा है कि मार्क, मार्क का मूल्य तेजी से गिरने लगा। अप्रैल में एक अमेरिकी डॉलर की कीमत 24,000 मार्क के बराबर थी, जो जुलाई में 3,53,000 मार्क और अगस्त में 46,21,000 मार्क तथा दिसंबर में लाखों में पहुंच गई, करोड़ में पहुंच गई। हाँ, इस तरह एक डॉलर में अरबों मार्क मिलने लगे। एक डॉलर में क्या हुआ? अरबों मार्क मिलने लगे। जैसे जैसे मार्क की कीमत गिरने लगी, जरूरी चीजों की कीमतें आसमान छूने लगी। जर्मन नागरिकों को पाव रोटी खरीदने के लिए क्या हुआ था? बैलगाड़ी में नोट भरकर ले जाने होते थे। भाई पाव रोटी अगर खरीदनी हो ना उसको, तो नोट कैसे ले जाएगा? बैलगाड़ी में भरकर। हाँ, बैलगाड़ी में नोट भरकर ले जाते हुए दिखाया जाएगा। देख लेना आप, ठीक है ना। बैलगाड़ी में नोट भरकर ले जा रहा है, किसके लिए? पाव रोटी खरीदने के लिए। जर्मन समाज दुनिया भर में हमदर्दी का पात्र बनकर रह गया। इस संकट को बाद में अति मुद्रास्फीति का नाम दिया गया। जब कीमतें बेहिसाब बढ़ जाती हैं तो उस स्थिति को अति मुद्रास्फीति का नाम दिया जाता है। जर्मनी को इस संकट से निकालने के लिए अमेरिकी सरकार ने हस्तक्षेप किया। क्या किया? इस संकट से निकालने के लिए अमेरिका सरकार ने क्या किया? हस्तक्षेप किया। इसके लिए अमेरिका ने डॉप्स योजना बनाई। क्या बनाई अमेरिका ने? डॉप्स योजना। अमेरिका ने डॉप्स क्या बनाई? योजना। हस्तक्षेप किया तो योजना बनाई। क्या नाम दिया गया योजना का? डॉप्स योजना। और इस योजना में जर्मनी के आर्थिक संकट को दूर करने के लिए हर्जाने की शर्तों को दोबारा तय किया गया। क्या किया गया? हर्जाने की शर्तों को दोबारा तय किया गया। मंदी के साल कौन कौन से थे? मंदी के साल तो 1924 से 1928 तक, 1924 से 1928, 1928 तक जर्मनी में क्या थी? जर्मनी में कुछ स्थिरता थी, लेकिन यह स्थिरता मानो रेत के ढेर पर पड़ी थी। रेत का ढेर कैसा होता है? आज यहाँ हवा चली तो कल हवा चली तो कल वहां, है ना। जर्मन निवेश और औद्योगिक गतिविधियों में सुधार मुख्यतः अमेरिका के लिए किए गए अल्पकालिक कर्जों पर आश्रित था। जब 1929 में वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज शेयर बाजार 1929 में शेयर बाजार शेयर बाजार वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज
धराशायी हो गया तो जर्मनी को मिल रही यह मदद भी रातों रात बंद हो गई। कीमतों में गिरावट की आशंका को देखते हुए लोग धड़ाधड़ अपने शेयर बेचने लगे, धड़ाधड़, लबालब एकदम। और 24 अक्टूबर को केवल एक दिन में 1.3 करोड़ शेयर बेच दिए। कितने? 1.3 करोड़ शेयर बेच दिए। यह आर्थिक महामंदी की शुरुआत, इसे कहते हैं बंटाधार। और 1929 से 1932 तक के अगले 3 सालों में अमेरिका की राष्ट्रीय आय केवल आधी रह गई। कैसी रहेगी? केवल आधी। फैक्ट्रियां बंद हो गई, निर्यात गिरता जा रहा था, किसानों की हालात खराब थी, एकदम खराब, एकदम निचोड़े गए हैं। और शेयर बाजार में पैसा खींचते जा रहा था। अमेरिका की अर्थव्यवस्था में आई इस मंदी का असर दुनिया भर में महसूस किया गया। इस मंदी का सबसे बुरा प्रभाव जर्मन अर्थव्यवस्था, सबसे बुरा प्रभाव किस पर पड़ा? जर्मन की अर्थव्यवस्था पर पड़ा। 1932 में जर्मनी का औद्योगिक उत्पादन 1929 के मुकाबले 40% रह गया। कितना रह गया? 40% मात्र रह गया। मजदूर तो बेरोजगार होते जा रहे थे। जो मजदूर थे वो कैसे होते जा रहे थे? बेरोजगार। अब नहीं रोजगार मिलेगा तो क्या होगा? बेरोजगार ही होंगे। उनके वेतन काफी गिर चुके थे। बेरोजगारों की संख्या 60 लाख तक पहुंच गई। कितने लाख तक पहुंच गई? 60 लाख तक। हर बार गठबंधन सरकार की सत्ता में आ रही थी। दूसरी समस्या थी जिसमें राष्ट्रपति को आपातकाल लागू करने में, नागरिक अधिकार रद्द करने और अध्यादेश के जरिए शासन चलाने का अधिकार दिया गया था। अपने छोटे से जीवन काल में वाइमर गणराज्य का शासन 20 मंत्रिमंडलों के हाथों में रहा। कितने मंत्रिमंडल? 20 मंत्रिमंडलों के हाथों में रहा वाइमर गणराज्य का शासन। और उनकी औसत अवधि 239 दिन से ज्यादा नहीं रही। पर इन सारे नुक्सों के बावजूद संकट दूर नहीं हो पाया। लोकतांत्रिक संसदीय व्यवस्था में लोगों का विश्वास खत्म होने लगा क्योंकि वह उनके लिए कोई समाधान नहीं खोज पा रही थी। राम राम, हर हर महादेव, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। आज्ञा दीजिए। हाँ, और कल हिटलर याद करके आना।